नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध का जिला है अलीगढ़ और तारीख है 15 नवंबर 2002। अलीगढ़ में एक थाना है अतरौली और उसका एक गांव है गदाईपुर। शाम के करीबन 8 बजे अचानक गांव के ठीक बाहर गोलियां चलने की आवाज आने लगी। यह आवाज गांव की तरफ जो रास्ता आता है, यानी गांव के ठीक मुहाने पर, वहां से आ रही थी। गांव के लोग बाहर निकल पड़े। नजदीक जाकर देखा कि 2 लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं और कम से कम 6-7 लोग अंधाधुंध गिरे हुए आदमियों पर फायर कर रहे हैं। चीख पुकार सुनकर जो लोग बाहर आए थे, उनमें से एक लड़की को इन हमलावरों ने खींचना शुरू किया। खींचकर उसे पास के एक खेत में ले गए। थोड़ी देर बाद वही लोग उस लड़की को पूरी तरह नग्न अवस्था में खेत से बाहर घसीटते हुए ले आए और उसी जगह उसको गिरा दिया जहां पहले से 2 लाशें पड़ी हुई थी। उसको गिराने के बाद उस पर भी 4-5 गोलियां मार दी। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। वो लड़की चिल्ला रही थी, जिनको गोलियां लगी थी 2 लड़कों को, वो भी चिल्ला रहे थे। कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। जिन लोगों ने यह वारदात देखी, उन्हीं में से कुछ लोग मोटरसाइकिल पर अतरौली कस्बे पहुंच गए। कस्बा जाकर वहां उन्होंने कस्बे के पीसीओ से थाना अतरौली पर फोन किया कि साहब, गदाईपुर गांव में गांव के ठीक मुहाने पर 3 लोगों को गोलियां मारी गई हैं। पता नहीं इनमें से कौन जिंदा है या सारे मर गए। सूचना गंभीर थी। थानाध्यक्ष ने अपने थाने की सारी फोर्स तैयार की और फोर्स लेकर वो गदाईपुर थाने पहुंच गए। हमलावरों ने जाते जाते जो पहले से 2 लोग गोलियों से छलनी पड़े हुए थे, उन पे फिर से 2-2, 3-3 गोलियां मार दी। गदाईपुर पहुंचकर इंस्पेक्टर अतरौली ने देखा कि 2 लड़के और एक पूरी तरह से नग्न लड़की की लाश ठीक गांव के मुहाने पर पड़ी है। लोग घरों से भाग गए, जो भी गांव के लोग थे। गांव पूरा खाली हो गया। इंस्पेक्टर अतरौली के साथ जो थाने की फोर्स आई थी, वो इस बात को जानने की गरज से कि ये कौन लोग हैं और क्या वारदात हुई थी, गांव के हर घर का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, लेकिन पूरा गांव खाली था। सूचना बहुत गंभीर थी। तीनों को वहां से किसी गाड़ी पर रखकर पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली ले जाया गया। दोनों लड़कों को ब्रॉड डेड बता दिया गया और लड़की का इलाज शुरू किया गया। घटना की सूचना पाते ही एसएसपी अलीगढ़, एसपी ग्रामीण अलीगढ़, सीओ अतरौली भी पहुंच गए। बहुत ही गंभीर घटना थी। उन्होंने आवश्यक निर्देश पुलिस वालों को दिए। गांव में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। जो लोग भी मिले, उनमें से कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। बस इतनी देर की कवायद के बाद ये पता लगा कि ये तीनों सगे भाई बहन हैं, यानी 2 सगे भाई और वो लड़की जो नग्न थी, वो उसकी सगी बहन है। गांव के ही खमानी राम के दोनों लड़के, नौरंगी लाल उर्फ भोले सिंह, उम्र करीब 24 साल, बाबूलाल जिसकी उम्र करीब 22 साल, और लड़की कुमारी मिथिलेश जिसकी उम्र करीब 18 साल।
तीनों शवों को गांव से ट्रैक्टर में रखकर मॉर्चरी अलीगढ़ ले जाया गया, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन थे जो वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए थे कि सबसे पहले बॉडी को यहां से हटा दीजिए। मॉर्चरी में रखने के बाद अगले दिन तीनों शवों का पंचनामा किया गया और वहीं पर तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, पोस्टमार्टम हाउस में। गांव में तनाव को देखते हुए आसपास के 3-4 थानों की फोर्स लगा दी गई। तीनों के शव अगले दिन यानी 16 नवंबर को शाम तक गांव पहुंच गए। गांव में बिल्कुल मरघट सा सन्नाटा था। परिवार में जो लोग बचे थे उन्होंने उन तीनों का अंतिम संस्कार किया। तीनों के मृत मतलब तीनों जो 2 भाई और 1 बहन, इनके जो पिता थे उनसे एक तहरीर थाने पर ली गई और 7 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज कर ली गई। इन 7 लोगों में एक आदमी अगले दिन यानी 16 नवंबर की रात में दूसरे थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने एक रिश्तेदारी में जो रुका हुआ था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की तब जाकर पूरी बात खुली कि वाकया दरअसल था क्या। वाकया यूं बताया गया कि गांव के ही छोटू उर्फ राजेश का प्रेम प्रसंग गांव की ही लड़की जो मर गई इस घटना में मिथिलेश, कुमारी मिथिलेश से कई महीनों से चल रहा था। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए, मोअज़्ज़िज़ लोग, 4 लोग, वो लड़के वालों के घर गए और ये बताया कि इन दोनों के बीच गांव में जो कुछ चल रहा है उससे नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। इन पर नजर रखिए और ये सब चीजें बंद कराइए। ये 4 लोग लड़की के घर पर भी गए। वहां भी बुजुर्गों से जो भी उनके घर में उपस्थित था उनको पूरी बात बताई कि इस तरह से पूरे गांव में चर्चा है, बदनामी हो रही है गांव की, लड़की की उम्र हो गई है, इसकी फौरन शादी कर दो, महीने 2 महीने में से शादी करके विदा कर दो, वरना और ज्यादा बदनामी होगी। लड़का लड़की यानी राजेश और मिथिलेश, इन लोगों के जाने के बाद इन दोनों के परिवार वालों ने इनसे पूछताछ शुरू की कि आखिर ये बात आई कहां से। बड़ा नेचुरल है कि न लड़के ने कुछ बताया होगा न लड़की ने कुछ बताया होगा। दोनों के साथ मारपीट हुई। दोनों परिवारों ने अलग अलग अपने लड़के और लड़की के साथ मारपीट की और उनको ये कहा कि आइंदा से तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिलोगे। तुम्हारी वजह से ही गांव के 4 मुअज़्ज़िज़ लोग दरवाजे पर शिकायत करने आए। कितनी बदनामी हुई इसका तुम्हें कोई अंदाज नहीं है। इसलिए अब अगर किसी ने कहा या तुम दोनों कहीं देखे गए तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। राजेश और मिथिलेश अगले ही दिन, जिस दिन शाम को इनको मारा पीटा गया, अगले दिन जब ये शौच के लिए बाहर जाते थे तो इन्होंने एक स्थान तय कर रखा था उन्हें कहाँ मिलना है। वहां पर मिले और ये कहा कि अब परिवार, हम दोनों का परिवार हम दोनों को मिलने नहीं देगा, इसलिए आज ही हम लोग यहां से भाग चलते हैं। मिथिलेश ने कहा, हमें लगता है कि ये कहीं शादी की बात कर रहे थे, 1-2 दिन में ही अब शादी तय कर देंगे, फिर मेरा यहां से निकलना मुश्किल होगा। तय हो गया कि हम दोनों आज ही यहां से भाग चलेंगे। बात कुछ कपड़ों और पैसों की हुई कि जिन कपड़ों में है सिर्फ उन पे अगर भागेंगे तो कपड़ा महंगा मिलता है, खरीदना मुश्किल होगा। लिहाजा पूरे दिन में कई बार अपने कपड़ों में छिपाकर अपने अपने कपड़े, 3-4 जोड़ी कपड़े
पास के खेत में जिसमें एक बबूल का पेड़ था उसके नीचे एक गड्ढे में रखकर पत्थर से छिपा दिया। शाम को शौच जाने के समय में फिर दोनों मिले। आते समय दोनों अपने अपने घर से कुछ पैसे भी उठा लाए थे। उठा लाए थे का मतलब चोरी ही किया होगा। उस समय जब उन पे निगाह रखी जा रही है तो कौन उन्हें पैसे देगा। वहां पहुंचते ही इन्होंने कपड़े निकाले, एक जो झोला टाइप या पॉलीथीन जो भी रहा हो उसमें रखे और विपरीत दिशा में, गांव की विपरीत दिशा में खेतों 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 होते होते करीब 2 घंटे में ये उस मुख्य मार्ग पर पहुंचे जो नरौरा से अलीगढ़ जाता है। नरौरा से अलीगढ़ जाने वाली एक बस पर ये दोनों सवार हो गए और रात कोई 12 बजे के आसपास ये अलीगढ़ पहुंच गए। अलीगढ़ में बस अड्डे से ये सीधे अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। पूछताछ की कि अगली गाड़ी कौन सी दिल्ली के लिए मिलेगी। 1-1.25 घंटे बाद ही कोई गाड़ी बताई गई, उसका टिकट दोनों ने ले लिया और अगले दिन सवेरे सवेरे ये दिल्ली पहुंच गए। वहां से ये पूछते पूछते कुतुब मीनार, इनको कुतुब मीनार की ही जानकारी थी, ये पूछते पूछते कुतुब मीनार गए। वहाँ थोड़ा बहुत घूमे टहले और फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए वापस लौटने लगे कि अभी फ़िलहाल हम लोग रेलवे स्टेशन पर ही रुकेंगे जब तक कि कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं हो जाती। वापसी में उन्हें एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई पड़ा। ये दोनों वहाँ गए। वहाँ के जो काम करने वाले लेबर थे उनसे पूछा कि यहाँ काम कैसे मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है और हमारे जो सुपरवाइज़र हैं फलां जगह बैठे हैं, उनसे बात कर लो और यहाँ काम कर सकते हो। ये दोनों सुपरवाइज़र के पास गए। सुपरवाइज़र ने जैसे ही देखा कि दोनों काम करने आए हैं, उन्हें फ़ौरन काम पर लगा दिया। मज़दूरों के लिए बनाई गई झोपड़ी में एक जगह भी दे दी। दोनों आराम से मजदूरी करते हुए उसी झोपड़ी में रहने लगे। करीब 1-1.25 महीना ये वहाँ एक साथ रहे, अपना पैसे मिल जाते थे, उसी से उनका गुजारा होता था। दिन में अपना जो भी काम उनका सुपरवाइज़र या उनका मालिक देता था वो काम करते थे। गांव के पास का ही एक लड़का जो एग्जैक्टली उस साइट पर तो काम नहीं कर रहा था लेकिन आसपास ही कहीं काम करता था, उसने एक दिन आते जाते इन दोनों को उस साइट पर काम करते देख लिया। 15-20 दिन बाद जब वो गांव आया तो भागकर पहले लड़के वाले के यहाँ और फिर लड़की वाले के यहाँ ये बताया कि तुम्हारे जो लड़का लड़की हैं वो फलां जगह उसने बताई। उसके जो वहाँ पर माइलस्टोन्स हैं वो बताए कि वहाँ पर इस तरह से एक बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर मैंने इनको काम करते हुए देखा है। इधर जब 15-20 दिन हो गए तो लड़की वालों ने थाने पर जाकर लड़की की उम्र 17 वर्ष बताकर एक मुकदमा लिखाया कि मेरी नाबालिग लड़की को राजेश और उसके परिवार वाले अपहरण कर ले गए हैं। इस अपहरण में उनके परिवार वालों का भी पूरा हाथ है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो वो उस घर में ही दोनों हैं या फिर इनको ले जाकर कहीं छिपाया गया है। ये वकील की भाषा होती है। वकील FIR ड्राफ्ट कराता है और अगर 18 साल ये उम्र लिखाई होती तो ये मुकदमा न लिखा जाता कि दोनों बालिग हैं, शादी के लिए कहीं गए होंगे, जब तक कि इस तरह की कोई सूचना नहीं आती है हम गुमशुदगी लिख देंगे। लेकिन नाबालिग लड़की के भगा ले जाने का ये मुकदमा 363, 366 IPC में थाने पर दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने लड़के वाले पर दबाव बनाना शुरू किया। सबसे पहले काफ़ी पुलिस आकर उन लोगों ने घर की तलाशी ली और फिर ये कहा कि अगर लड़की बरामद नहीं होती तो आपको सबको हम जेल भेज देंगे। लड़के वाले दबाव में आ गए।
एफआईआर लिखाने, पुलिस के बार बार गांव आने, लड़के वालों का और लड़की वालों को बार बार थाने का चक्कर लगाने, इन सब बातों से, इन इंडिकेटर से पूरे गांव को ये पता लग गया कि ये दोनों भाग गए। और इसी पता लगने की वजह से ही शायद उस लड़के को भी अंदाज था, जिसने इनको देखा था, कि दोनों के परिवार इनको ढूंढ रहे हैं। राजेश का परिवार चूंकि बहुत ज्यादा दबाव में था, पुलिस बार बार कहती थी, तंग करती थी, उसने अपनी रिश्तेदारियों में और मिथिलेश की रिश्तेदारियां पता करके उनकी रिश्तेदारियों में इन दोनों को ढूंढना शुरू किया। वहां इनके काम करते करते धीरे धीरे 2 महीने हो गए। तब उस लड़के ने आकर इनको बताया कि जिनको आप ढूंढ रहे हैं वो फलां जगह काम कर रहे हैं। ये सूचना पाते ही मिथिलेश के 2 भाई, राजेश के साथ उसका भाई और राजेश के घर में उसका भाई, 2-3 चचेरे भाई, एक आध रिश्तेदार और उसके पिताजी दिल्ली की तरफ भागे, क्योंकि दबाव उन पर ज्यादा था। मिथिलेश ने राजेश के भाई और गांव वालों को दूर से देख लिया। उनको आता देखकर वो वहां से हट गई। बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट था, बहुत ढेर सारे लेबर थे, जाकर कहीं बैठ गई। राजेश के घर वाले राजेश के पास आए, उसे वापस गांव चलने के लिए कहा। उसने साफ मना कर दिया, मैं गांव नहीं जाऊंगा। फिर इनके सुपरवाइजर और जो भी उनके मेट और मुंशी वहां रहते हैं, उनको ऐसा बताकर कि इसके खिलाफ एफआईआर है और इसे यहां से ले जाना बहुत जरूरी है, वो लोग राजी हो गए। तो जबरदस्ती राजेश को अपने साथ वो लोग गांव के लिए ले आए। उनके वहां से निकलने के करीब 2-2.5 घंटे बाद मिथिलेश के दोनों भाई भी उसी साइट को देखते देखते पहुंच गए। वहां जाकर ये पूछताछ कर ही रहे थे कि तब तक मिथिलेश खुद भागते हुए अपने भाई और रिश्तेदार जो लोग आए थे उनके पास आ गई, रोने लगी और उसने कहा कि राजेश के घर वाले उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए हैं, वो जाना नहीं चाहता था और मुझे डर है कि वो लोग उसे रास्ते में मार देंगे, इसलिए हमको भी पहले गांव ले चलिए। पहले तो उसके दोनों भाई उस पर बहुत नाराज हुए, उसे बताया कि कितनी बदनामी पूरे गांव में हो रही है। लेकिन फिर जब उसने कहा कि मैं यहां नहीं रहूंगी, मुझे अपने साथ गांव ले चलिए, तो वो उसको लेकर गांव आ गए। चूंकि दोनों परिवार एक ही गांव के रहने वाले थे, सजातीय थे, इसलिए 1-2 दिन में पूरे गांव को पता लग गया कि वो दोनों जो 2-3 महीने से भागे हुए थे गांव में आ गए हैं। फिर उन 4 लोगों का काम फिर शुरू हो गया। वो 4 मुअज्जिज लोग, इन्होंने पंचायत बुलाई कि साहब जो ये मुकदमा कायम हुआ है इसको खत्म कराना है, और ये कैसे खत्म होगा, दोनों आ गए हैं। पंचायत बैठाई गई, दोनों पक्षों को बुलाया गया, दोनों की बातें सुनी गई। पंचायत में इन 4 लोगों ने फरमान सुनाया कि दोनों बालिग हैं, इन दोनों की शादी कर दीजिए। जात बिरादरी की भी दिक्कत नहीं है और किसी और ऊंच नीच की कोई दिक्कत नहीं है, लिहाजा इनकी शादी कर दी जाए। पंचायत का यह फरमान सुनाते ही राजेश के घर वाले हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा, हम कतई इसकी शादी नहीं करेंगे, हम भिखमंगों की लड़कियां अपने घर नहीं ला सकते। और ये कह के और उसके बाद भी मिथिलेश के परिवार वालों को बहुत अपमानित किया पूरे पंचायत के सामने, और वो वहां से दोनों परिवार अपने अपने घर चले गए। और वो 4 लोग जो पंचायत कर रहे थे, वो पंचायत की इस फैसले का पालन भी नहीं करा पाए। इसी बीच किसी इसी तरह के विद्वान आदमी ने राजेश के घर वालों के कान भर दिए और उनसे ये कहा कि गांव में ये चर्चा है
कि ये 3-4 महीने से बाहर एक साथ रह रहे थे और मिथिलेश गर्भवती है। अगर ये लड़का हुआ तो ये मान के चलो कि तुम्हारे सारी प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार पैदा हो जाएगा, अगर इसका कोई इंतजाम नहीं किया। या तो शादी कर लो या बाकी समझ गए क्या करना है। तभी राजेश के परिवार ने ये डिसाइड कर लिया कि अगरचे ये गर्भवती है तो ये खतरे की घंटी है, बेहतर ये है इसे मार दिया जाए। जब ये हुआ कि साहब जो एक कत्ल की सजा, जो एक मर्डर की सजा, वही 3 मर्डर की भी सजा, भाइयों को क्यों छोड़ा जाए। इन्होंने हमारी इज्जत पर बट्टा लगाया, हमारे खिलाफ FIR की। ये डिसाइड कर लिया और वो उस दिन का इंतजार करते रहे कि कब ये एक साथ मिल जाएं। गांव से तुरंत खबर लग गई कि आज इनकी जमीन की किसी तारीख, किसी विवाद में कोर्ट में तारीख है, वे दोनों जाएंगे। और सवेरे सवेरे ये दोनों अलीगढ़ उस कोर्ट को, सिविल कोर्ट को अटेंड करने के लिए चले गए। दिन भर इन लोगों ने अच्छी प्लानिंग की कि वो इसी रास्ते से आएंगे। घर के नज़दीक मुहाने पर जब पहुंचेंगे गांव के, वहाँ 2 बड़े बड़े पेड़ हैं, एक दोनों तरफ, उनके किनारे छिप कर बैठना है और ये जैसे ही दोनों आते हैं इनको पहले मार देना है। फिर इनके घर पर चलेंगे, लड़की को ढूंढ के उसे उसके घर पर मार देंगे। इन्होंने किया भी वही। ये दोनों करीब 7, साढ़े 7 बजे कोर्ट कचहरी का काम खत्म करके जैसे ही गांव में घुसे और घर के नज़दीक पहुंचे, दोनों तरफ से 5-6 लोग निकल आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां दोनों पे मारनी शुरू की। दोनों ने भागने का प्रयास किया और चिल्लाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गोलियां इनको लग चुकी थी। उनकी चिल्लाहट और गोलियों की आवाज़ सुनकर मिथिलेश का पूरा परिवार भी बाहर की तरफ दौड़ा। मिथिलेश भी भागकर उनको बचाने के लिए, बचाने की गरज से उनके सामने जब खड़ी हुई तो उन हमलावरों की निगाह मिथिलेश पे पड़ गई। सब ने उसको एक साथ पकड़ा और उसे घसीटकर खेत में ले गए। पहले उससे जाते ही ये पूछा कि तुम्हें कितने माह का गर्भ है। उसने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल गर्भवती नहीं हूं। ये बार बार पूछते रहे, वो बार बार मना करती रही। इतने में ही उनमें से किसी एक ने इसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और थोड़ी देर में इसको निर्वस्त्र कर दिया। और FIR के हिसाब से 5 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। ये FIR के हिसाब से नहीं, जो मुलजिम है उनके हिसाब से 5 लोगों ने बलात्कार किया। फिर वहां से इसको नंगा ही घसीट कर वहीं पर लाकर गिरा दिया जहां पर वो दोनों, यानी उसके दोनों भाई पड़े हुए थे। जैसे ही वो गिरी, उसके पेट पर 4-5 गोलियां मार दी, क्योंकि उन्हें यह अंदाज था या उन्हें ये शंका थी कि ये झूठ बोल रही है और वास्तव में ये प्रेग्नेंट है। वहां मौके से तीनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली ले जाया गया था। दोनों भाई ब्रॉड डेड थे और लड़की इलाज के बाद करीब 4 घंटे बाद उसकी भी मौत हो गई। जिन लोगों को नामजद किया गया था उनमें से एक ही गिरफ्तार हो पाया था, बाकी सब ने बाद में न्यायालय में सरेंडर यानी आत्मसमर्पण किया था। ट्रायल हुआ और फिर वही हुआ कि गांव का मामला है, जो हुआ सो हुआ, बाकी लोगों को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। सारे गवाह ट्रायल के समय अदालत में मुकर गए, होस्टाइल हो गए। कोई क्या कर सकता है, क्योंकि ये दौर ही वही था। ना कोई फोटो इंसिडेंट की, ना कोई वीडियो, ना कोई लोकेशन, कुछ नहीं था और ट्रायल इन्हीं गवाहों के बयान पर होना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट
विवेचक की विवेचना और ये गवाह। और जब सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। सभी आरोपी बरी कर दिए गए। आज की घटना में 3 निरीह जानें सिर्फ इसलिए चली गईं क्योंकि समाज के वही 4 लोग, वही 4 मुअज़्ज़िज़ लोग, उनको लड़का लड़की का छिप छिप कर मिलना बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने फरमान सुनाया कि दोनों की शादी कर दी जाए। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी और राजेश के घर वालों को यह डर सताने लगा कि अगर ये लड़की प्रेग्नेंट हुई तो उनकी संपत्ति का एक हिस्सेदार जल्दी ही आ जाएगा। अगर ये हिस्सेदार आ गया तो उनकी संपत्ति बहुत कम हो जाएगी, ये उनका डर था। हालांकि ये उस जमाने की बात थी जिस जमाने का मैं या जिस दौर का मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं। आज ऐसा संभव नहीं है कि इस तरह से 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाए, गोलियां मार मार के, और अपराधी बरी हो जाएं। बिल्कुल संभव नहीं है। कोई न कोई एविडेंस फोटो के रूप में, वीडियो के रूप में या बाकी और इंडिपेंडेंट साक्ष्य के रूप में जरूर मिल जाएगा। किस्सा कोई परिवार के लोगों को मेरी यही सलाह है कि समाज के ठेकेदार इन 4 लोगों के ज्ञान के चक्कर में न पड़े। ये तो कहीं भी बिना बात के अपने ज्ञान की गंगा बहाते मिलेंगे। कोई जरूरत नहीं है इनके ज्ञान के चक्कर में पड़ने की। और जो कानूनन सही हो वही होना चाहिए। लड़का लड़की अगर बालिग थे या कहीं पर ऐसी बात होती हो, बालिग हैं, तो उनको और शादी करना चाहते हैं तो उनकी कानूनी मदद सब लोग मिलकर करें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।